सार्वजनिक घाटा या पब्लिक डेफिसिट, सार्वजनिक घाटा आज हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय दो चैप्टर हमने कंप्लीट किए, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेब्ट। पब्लिक रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता है उसको हम पब्लिक रेवेन्यू या सार्वजनिक आय, सार्वजनिक शब्द जहाँ भी आए उसको यही समझना है कि सार्वजनिक का मतलब सरकारी आय, सरकार सार्वजनिक। जैसे हम बात करते हैं सार्वजनिक जगह, रोड, रेलवे, तो जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है वो सरकारी संपत्ति, तो सार्वजनिक का मतलब सरकार से समझना है। तो सार्वजनिक आय गवर्नमेंट को अनेक जगहों से जो आय प्राप्त होती है उसको हम सार्वजनिक आय कहते हैं। और सार्वजनिक व्यय, जब गवर्नमेंट अनेक जगहों पे अपना व्यय करती है, खर्चा करती है, उसको हम सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब सार्वजनिक घाटा क्या है? तो वही आय और व्यय के बीच जो अंतर पैदा होता है वो सार्वजनिक घाटा कहलाता है। सार्वजनिक घाटा इसलिए कह रहे हैं, घाटा का मतलब होता है हमारा आय कम है, व्यय ज़्यादा हो गया, आय से ज़्यादा व्यय हो गया, तो उसको हम घाटा कहते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादातर घाटे में ही रहती है, उसका बजट भी जब पेश होता है तो हम देखते हैं कि घाटे में पेश हुआ है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि घाटे का मतलब ये कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है अपने देश के विकास के लिए, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो या सुरक्षा हो। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट देश का विकास कर रही है, काम कर रही है, इसलिए उसको घाटा हो रहा है बार बार। तो अब इस घाटे का मतलब ये नहीं कि जैसे कोई व्यक्ति लोन लेता है तो लोन लेकर के और वो लगे शादी पे खर्च करे या बच्चे के मुंडन पे खर्च करे, जन्म दिवस मनाए, तो वो सही नहीं माना जाता है। और यदि वही लोन लेकर के और उसके पढ़ाई पे खर्चा करता है तो वो घाटे में, क्योंकि लोन तभी लेना पड़ रहा है जब उसकी आय कम है। लेकिन वो लोन लेकर के यदि वो घर बनाता है या जो फैमिली है उसके स्वास्थ्य पे खर्चा करता है या शिक्षा पे खर्चा करता है, पढ़ाई लिखाई पे, तो वो अच्छा माना जाएगा। लेकिन वही लोन लेकर के यदि शादी पे, मुंडन पे खर्च करे, घी खरीद के पिए, तो ये गलत माना जाएगा। तो ये उम्मीद किया जाता है कि गवर्नमेंट जो घाटा आता है, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो देश के विकास के लिए करती है और वो अच्छा होता है। तो सार्वजनिक घाटा, पब्लिक डेफिसिट या सरकारी घाटा उसको कहते हैं जब गवर्नमेंट का आय उसके व्यय से कम हो जाता है, तो उसको हम सार्वजनिक घाटा कहते हैं या पब्लिक डेफिसिट कहते हैं। अब पब्लिक डेफिसिट के अंतर्गत हम अनेक तरीके का डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। अनेक अलग अलग कंसेप्ट हैं, जैसे राजस्व घाटा क्या है जिसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, या पूंजी खाता घाटा क्या है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, बजटरी घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा जो सबसे ज़्यादा चलन में, मेन गवर्नमेंट के सेहत मतलब आर्थिक सेहत का जो जानकारी है वो राजकोषीय घाटे से अब लिया जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, इससे पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। तो राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट। प्राथमिक घाटा क्या होता है, उसको मूल घाटा या प्राइमरी डेफिसिट भी कहते हैं। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, ये जो अनेक कंसेप्ट हैं इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखना है और सारे एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट पीछे के कॉन्सेप्ट पे ही आधारित होगा। तो जब पहले का कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आगे जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो और इजी हो जाएगा समझने में, तो बहुत आराम और बहुत ही धैर्य से समझेंगे। तो एक एक कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसको शुरू करते हैं। सार्वजनिक घाटा या पब्लिक डेफिसिट में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अनेक कंसेप्ट को समझने की। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ सार्वजनिक घाटा या सरकारी घाटा, सरकार को जो घाटा होता है उसकी आय कम हो जाती है और व्यय ज़्यादा होता है। आय कम इसलिए हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकती है, तो वो सब चीज़ें, ज़्यादा टैक्स लगाएगी लोग नाराज़ हो जाएंगे, फिर उसका वोट बैंक गिरेगा, तो इसलिए वो घाटे में आ जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी विधियों को अपनाती है, वो हम डेफिसिट फाइनेंस इसके बाद जब पढ़ेंगे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे वो घाटा पूरा करती है। तो इसमें हम बहरहाल अनेक घाटा कैसे क्या क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक घाटा क्या होता है इसको जानेंगे, फिर राजस्व शेष या रेवेन्यू बैलेंस, या इसी में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा इसको कहेंगे हिंदी में। पूंजी खाते का शेष या पूंजी खाता घाटा क्या है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, बजटरी शेष क्या होता है, बजटरी शेष और बजट डेफिसिट, बजट घाटा या बजटरी घाटा क्या है, बजटरी शेष क्या है, इसको देंगे। मौद्रीकृत घाटा मोनेटाइज्ड डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट क्या है, मूल या प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इसको हम इसमें समझेंगे एक एक करके। सार्वजनिक घाटा या पब्लिक डेफिसिट क्या है, जैसा कि हमने अभी बताया कि सार्वजनिक घाटा मुख्य रूप से सार्वजनिक व्ययों और सार्वजनिक प्राप्तियों या सार्वजनिक आय का अंतर है। जब सार्वजनिक व्यय जितना ही ज़्यादा होगा सार्वजनिक आय से, उतना ही सार्वजनिक घाटा ज़्यादा होगा। तो ये बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि जब सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से ज़्यादा होगा तो जितना ही मात्रा में ज़्यादा होगा उतना घाटा। जैसे हमारी इनकम 10,000 है और हम खर्चा कर रहे हैं 12,000, तो 2,000 क्या हो गया, मेरा घाटा हो गया। ऐसी गवर्नमेंट का यदि 50 लाख करोड़ रुपए इनकम है और खर्चा कर रहा है 70 लाख करोड़ रुपए, तो 20 लाख करोड़ का क्या हो गया, घाटा हो गया। ये मोटी मोटा ये चीज़ है। अब इसके अलग अलग बहुत बारीकियां हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। अनेक एग्जाम में नेट में या यूपीएससी में पीसीएस में ये अनेक तरीके के एग्ज़ाम में ये पूछता है, तो इसको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेना जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले घाटा कैसे उत्पन्न होता है और किस तरह से अनेक घाटा पैदा होते हैं, उसको यदि समझना है तो हम उसके जड़ को समझ लें। जड़ का मतलब कि जो सार्वजनिक क्रियाकलाप है, जो सरकार अपने अकाउंट का एक्टिविटी करती है, उसमें किस तरह का व्यवहार करती है। तो मुख्य रूप से उसके व्यवहार को हम दो खातों में दिखाएंगे, दो खातों में दिखाएंगे। पहला एक है कि करंट बिहेवियर, करंट उसका व्यवहार क्या है, करंट उसका क्या लेन देन है। करंट लेन देन में राजस्व व्यय और राजस्व आय आता है या राजस्व प्राप्तियां आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेली बेसिस या आए दिन जो उसको खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए कुछ प्राप्तियां आती हैं, टैक्सेस वगैरह कलेक्शन होते हैं, फीस जुर्माना फाइन। जब हम इनकम पढ़ा रहे थे, पब्लिक रेवेन्यू पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि कहाँ कहाँ से उसको आय प्राप्त होता है, राजस्व। तो उस तरीके के राजस्व जो उसको आए दिन प्राप्त होते हैं, टैक्स हो गया, फाइन हो गया या फीस हो गया, जुर्माना, इस तरह के उसको आए दिन प्राप्त होते हैं रेवेन्यू। तो उसको इन सब को राजस्व प्राप्ति में दिखाते हैं। और जो राजस्व व्यय है उसमें जो तमाम तरीके के सब्सिडी या सहायता देती है, मुआवजा देती है लोगों को, कहीं किसी का नुकसान हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो लोगों को पैसा देती है। तो इस तरह के सभी व्ययों को हम राजस्व व्यय कहते हैं। तो ये राजस्व खाता में दिखाया जाता है, ठीक है। राजस्व खाता में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और राजस्व व्यय में सब्सिडी वगैरह दिखाया जाता है। फिर दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक दूसरा अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जिसमें वो पूंजीगत आय और व्यय को दिखाता है। पूंजीगत आय और व्यय को किस में दिखाया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है। तो ये हमें दो अकाउंट गवर्नमेंट का याद रखना, वो दो अकाउंट मेंटेन करती है, एक तो रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। इसको एक चार्ट से दिखाने की कोशिश की गई है, उसको यदि हम समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे उसके पूरे व्यवहार को दिखाया गया है, सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारों, पब्लिक फिजिकल ट्रांजैक्शन। इसमें पहला उसका क्या है, तो राजस्व खाता, जिसको अभी हमने बताया, चालू वित्तीय व्यवहार, और दूसरा है पूंजीगत खाता, पूंजीगत व्यवहार जिसमें दिखाया जाता है, ठीक है। राजस्व खाता में राजस्व प्राप्तियां भी हमने बताया, और राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां दिखाई जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और पूंजी खाता में पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब उसके टोटल व्यय क्या होंगे, तो टोटल व्यय के लिए हम दोनों के व्ययों को जोड़ देंगे, ठीक है, इनको जोड़ देंगे, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। और जब हम राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू या कुल आय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा क्या क्या है उसको भी समझ लेते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, जब उसे कर और गैर कर आय प्राप्त होती है। कर आय में हम जानते हैं कि एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स में निगम कर, आयकर, संपत्ति कर इत्यादि। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, तो जीएसटी आ गया,
अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है, तो जीएसटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटीज़ और जो मनोरंजन कर और तमाम तरीके के जो कर होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। गैर कर आय में गवर्नमेंट फीस लेती है अपने संस्थानों से, फाइन लगाती है, अनेक तरीके का जुर्माना, दंड लगाती है, तो उससे जो आय प्राप्त होते हैं वो गैर कर आय में होते हैं। तो ये राजस्व प्राप्तियाँ क्लियर हो गया। और राजस्व खाता में एक और है राजस्व व्यय। जब प्राप्त करती है तो उसको खर्चा भी करती है। तो खर्चा क्या क्या करती है, इसको फंक्शनल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, कार्यात्मक व्यय भी करते हैं, या उपभोग, खर्चा करना उपभोग होता है। तो इसमें क्या क्या व्यय करती है, तो एक तो ब्याज देती है, जो उसने जमाएँ स्वीकार की हैं, जो लोन लिया है उस पर अल्पकालिक ब्याज देती है। सब्सिडी और सहायता, सब्सिडी देती है, हम जानते हैं कि जो कम दाम पे जो पीडीएस के थ्रू लोगों को सामान पहुंचाया जाता है तो उसको उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती है। और सहायता, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन टकरा गई, या कहीं बादल गिर गया, कहीं भूकंप आ गया, तो उनको सहायता देती है, उनके घर वालों को सहायता देती है, तो मुआवजा वो सहायता होता है। सुरक्षा पे खर्चा करती है, बाहरी सुरक्षा और देश के अंदर पुलिस व्यवस्था पे सुरक्षा करती है। तो ये उसके खर्चे हो गए। ये राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ। ये अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ज़्यादा, यदि इसमें राजस्व व्यय ज़्यादा हो गया यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया रेवेन्यू सेट्स पे, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये इनडिसिप्लिन को दिखाता है, ये गैर अनुशासन को दिखाता है। सरकार ज़्यादा वोट बैंक के चक्कर में कह दी कि हम इतना लाख रुपया देंगे, लोगों को फ्री लगी मुआवजा बांटने कि हम सभी बेरोजगारों को 20-20 हज़ार रुपये महीना देंगे, तो फिर कोई काम करना क्यों चाहेगा। तो काम करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी होता है। तो इस तरह के इसमें यदि घाटा आता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा, यदि पूंजी खाते को देखा जाए तो पूंजी खाते में पूंजीगत व्यय क्या क्या है। पूंजीगत व्यय में भारी उद्योगों की स्थापना हो गया, या रोड बना रही है गवर्नमेंट, या रेल बना रही है, रेल हवाई पट्टी बना रही है, बंदरगाह बना रही है ना, पोर्ट बना रही है ना, बहुत सारे बिजली प्रोजेक्ट बना रही है ना, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही है। तो ये पूंजीगत व्यय का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचना को मजबूत करे, जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाए, उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ से होती हैं, तो ऋणों की वापसी, जो गवर्नमेंट के या बैंकों से जो ऋण लिया गया है उसकी वापसी हो, या बाहर देश के बाहर ऋण दिया गया है उनकी वापसी होती है, तो उसको हम पूंजीगत प्राप्तियों में दिखाते हैं। अविनियोग, इसको एक इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रचलन में शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। अविनियोग, डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपने कंपनियों को बेचती है तो उससे जो पैसा मिलता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और गवर्नमेंट पूंजीगत प्राप्तियों में दिखाया जाता है, उसको खर्चा करती है। सार्वजनिक ऋण लेती है गवर्नमेंट, कर्जा लेती है अनेक तरीके का, आरबीआई से लेती है कर्जा, फिर बॉन्ड जारी करती है और उससे पब्लिक डेब्ट लेती है, विदेशों से ऋण लेती है, IMF से ऋण लेती है, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेती है, विदेशी कंपनियों से ऋण लेती है। तो इस तरह के तमाम जो ऋण लेते हैं उनको कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, रिसिप्ट में दिखाया जाता है, प्राप्तियों में। तो ये दोनों खाते का हमने यहाँ पे एनालिसिस देख लिया। और यदि इसमें पूंजीगत खाते में यदि पूंजीगत व्यय ज़्यादा होता है पूंजीगत प्राप्तियों से, तो ये बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रही है, सड़क बना रही है, बिजली बना रही है, चिकित्सा व्यवस्था कर रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है। तो इससे लोगों का कल्याण बढ़ता है, लोगों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और देश की GDP बढ़ती है। तो इसलिए जब पूंजीगत खाता में डेफिसिट आता है, घाटा आता है, तो उसको अच्छा नहीं माना बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो आधारभूत संरचना या पूंजीगत संपत्ति का वृद्धि दिखाया जाता है, शो करता है। अब राजस्व शेष या रेवेन्यू बैलेंस क्या होता है, या राजस्व घाटा, इसी में हम देखेंगे राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट, उसमें हमने राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय दिखाया, तो उन्हीं दोनों के अंतर को राजस्व शेष कहते हैं। यदि अंतर, इन्हीं दोनों के अंतर को हम राजस्व, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को शॉर्ट में TRR दिखाते हैं, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में TRE दिखाते हैं, रेवेन्यू बैलेंस दिखाता है। तो इसके अंतर को ही रेवेन्यू शेष दिखाते हैं। अब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यानी कि TRR ज़्यादा हो सकता है TRE से,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि आय ज़्यादा होगा, राजस्व ज़्यादा मिला और एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू सरप्लस है, राजस्व बचत है, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि TRR कम हो गया, TRE, इसका मतलब यह है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जिसका भी हमने बात किया पीछे कि यदि ज़्यादा है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। यदि गैप ज़्यादा होता है तो उसको कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट लोक लुभावन वादों में खर्च कर रही है, लोगों को का वोट बैंक जीतने के लिए खर्च कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं, शॉर्ट में RD कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। राजस्व शेष कहाँ से निकला है, तो राजस्व खाते से निकला है, जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे। तो उसी का अंतर यदि निगेटिव आता है तो उसको हम कहेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, और यदि वो पॉजिटिव आता है, यानी कि इनकम ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है, तो हम सरप्लस मानेंगे, अधिक है, मतलब कि बचत में है। अब नेक्स्ट पूंजी खाते का शेष, बिल्कुल सिंपल है। जो पूंजी अकाउंट था उसका जो बैलेंस है उसको हम पूंजी खाते का शेष कहते हैं, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय के अंतर को पूंजीगत शेष कहते हैं। तो इसको कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कहेंगे, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को CAD से दिखा दिया हमने, यहाँ पे दिखाया गया कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, पूंजी खाता घाटा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि घाटा ही हो सकता है ये कि सरप्लस में, हालांकि कम ही होता है कि सरप्लस में आए। यदि अंतर पॉजिटिव आता है, सरप्लस में आता है, यानी कि TCR मतलब पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा है TCE पूंजीगत व्यय से, तो ये सरप्लस कहा जाएगा, यानी कि पूंजीगत अधिशेष है, पूंजीगत बचत है, पूंजीगत अकाउंट में बचत है, सरप्लस है। लेकिन यदि TCR कम है TCE से, तो ये माना जाएगा कि पूंजीगत व्यय ज़्यादा है, तो ये कैपिटल अकाउंट डेफिसिट माना जाएगा। लेकिन ये यदि डेफिसिट होता है कैपिटल अकाउंट में तो ये उतना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि देश में पूंजी निर्माण हो रहा है, और ये देश के लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है, क्योंकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। तो ये पूंजीगत खाते का शेष है या पूंजीगत घाटा है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो गया ये। अब बजटरी शेष या बजट घाटा, इसको कहते हैं बजट घाटा या बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पुराना एक कंसेप्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आ जाएगा समझ में। बजट डेफिसिट जो हम पीछे देख रहे थे, राजस्व खाता और कैपिटल अकाउंट खाता के बीच के अंतर को दिखाता है, टोटल, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट खाता और रेवेन्यू अकाउंट खाता, राजस्व खाता और पूंजी खाता के शेष को दिखाता है। अब हमने देखा कि राजस्व खाता में दो हैं, उसका आय और व्यय, फिर कैपिटल अकाउंट में दो हैं, उसका आय और व्यय, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व खाता में, रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो हैं। तो ये राजस्व खाता हो गया, और ये क्या हो गया, राजस्व खाता। ये राजस्व आय है और ये राजस्व व्यय है, तो ये राजस्व खाता को दिखाता है दोनों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा। स्टार्टिंग का ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये माइनस रहेगा, ये सुधार करना है, माइनस नहीं ये प्लस ही रहेगा, सॉरी, ये प्लस रहेगा, दोनों को जोड़ना है, रिबेटरी बैलेंस में दोनों को जोड़ना है। और ये हो गया कैपिटल अकाउंट को दिखाता है, पूंजीगत खाता को दिखाता है, पूंजीगत खाता को दिखाता है। ये पूंजीगत आय को दिखाता है, TR अभी हम पीछे देख रहे थे, ये पूंजीगत व्यय को दिखाता है। तो ये दोनों अकाउंट को जोड़ देते हैं हम बजटरी बैलेंस में, ठीक है। अब इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि टोटल रिसिप्ट क्या होगा, बजटरी बैलेंस में क्या दिखाएंगे, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आय और कुल व्यय, कुल आय कुल व्यय को दिखा देंगे। कुल आय मतलब राजस्व में, अभी जो हम पढ़ रहे थे, जब चार्ट में देख रहे थे तो उसमें देख रहे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को जोड़ देंगे टोटल आय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ देंगे टोटल व्यय। तो ये टोटल व्यय क्या हो गया, राजस्व आय और पूंजीगत आय, ठीक है। और ये टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल व्यय क्या हो गया, राजस्व, कुल राजस्व व्यय और टोटल कैपिटल व्यय। TCE मतलब टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, TRE मतलब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुल राजस्व व्यय, ठीक है। और कुल राजस्व आय ये हो गया, कुल पूंजीगत आय ये हो गया, TCR, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो ये टोटल आय को दिखाएगा, है ना, राजस्व आय और पूंजीगत आय को जोड़ देंगे तो कुल आय दिखा देगा। और ये
राजस्व व्यय को और कुल पूंजीगत व्यय को दिखा देगा, कुल व्यय को दिखा देगा। तो यदि ये पॉजिटिव आता है तो बजट सरप्लस में है, ठीक है, क्योंकि कुल आय ज़्यादा होगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। ये दोनों मिल करके टोटल रेवेन्यू दिखाते हैं, ये दोनों मिल करके टोटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। तो ये यदि पॉजिटिव आएगा यानी कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा टोटल एक्सपेंडिचर के, तो ये बजट सरप्लस को दिखाएगा। और यदि टोटल रेवेन्यू कम हो गया टोटल एक्सपेंडिचर से, ये तो ये बजट डेफिसिट को दिखाएगा, बजट डेफिसिट को दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है। बजटरी डेफिसिट कैश विड्रॉल फ्रॉम आरबीआई प्लस इंक्रीज इन ट्रेजरी बिल्स फॉर 90 डेज। बजटरी डेफिसिट दिखाता है, बजटरी घाटा ये दिखाता है। बजटरी घाटा कैसे पूरा किया जाता है? तो ये कैश विड्रॉ फ्रॉम आरबीआई से नगद निकासी किया जाता है, आरबीआई से पैसा निकाल गवर्नमेंट लेती है। और इंक्रीज ट्रेजरी बिल फॉर 90 डेज, ट्रेजरी बिल देती है, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट आरबीआई में जमा करती है, कितने दिन के लिए? 90 डेज़ के लिए। इसमें 4 से 5% तक ब्याज देती है, आरबीआई को कहती है कि ये हमारे ट्रेजरी बिल हैं इतने रुपए के 90 दिन के लिए। ये ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ये 3 महीने के लिए लगभग, 180 दिन 6 महीना या 365 दिन 1 साल के लिए नहीं रहता है, वो फिर उसमें नहीं आता है, सार्वजनिक ऋण में नहीं आता है। तो ये 90 डेज़ के लिए रखती है, यहाँ से पूरा करती है। तो इन्हीं दोनों को हम बजटरी डेफिसिट में दिखाते हैं। यानी कि बजटरी डेफिसिट जब होता है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एक तो आरबीआई से नगद निकासी करती है, कैश विड्रॉ करती है, कैश कुछ रुपया जो आरबीआई में रहता है, बैंकों का एसएलआर वगैरह जमा रहता है, उससे ले लेती है। और ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट को देती है, आरबीआई को देती है गवर्नमेंट, कहती है ये ट्रेजरी बिल रखो, इस पर हम ब्याज देते रहेंगे आपको, आप हमें इतने रुपया दे दो, 2 लाख करोड़ रुपया हमें दे दो, ये करना, जितना भी इसकी जरूरत रहती है तो वो ले लेती है। तो यहाँ से ये अपने बजट डेफिसिट को पूरा करती है। तो ये क्लियर हो गया। बजट डेफिसिट क्या है? तो टोटल राजस्व प्राप्तियों और टोटल पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम, और टोटल राजस्व व्यय और टोटल पूंजीगत व्यय को जोड़ देंगे तो टोटल व्यय, जैसे हम चार्ट में समझे थे। तो और उन दोनों को जब घटाएंगे, है ना, तो ये टोटल हो गया, है ना, जो अभी हम पीछे पढ़े थे कि राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो बजटरी डेफिसिट है ये हम रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, और जोड़ दें इसमें यदि हम पूंजीगत घाटा को, है ना, कैपिटल डेफिसिट को जोड़ दें, तो यहाँ से भी हम बजटरी डेफिसिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का डिटेल वो जोड़ रहा है। तो आई होप ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब मौद्रीकृत घाटा क्या है? मौद्रीकृत घाटा है एक बहुत ही एक छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज डेफिसिट कहते हैं इसको। ये कहता है कि बजटरी डेफिसिट जो अभी हमें पीछे देख रहे थे हम, बजटरी डेफिसिट में जोड़ दें सपोर्ट ऑफ आरबीआई टू मार्केट बोरोइंग। आरबीआई जो गवर्नमेंट को सार्वजनिक ऋण दिलाने में मदद करती है, वो भी जोड़ देते हैं हम बजटरी डेफिसिट में। बजटरी डेफिसिट क्या है तो हम समझ लिए पीछे। अब इसमें हम जोड़ देते हैं आरबीआई द्वारा जो सपोर्ट किया जाता है सार्वजनिक ऋण में, मार्केट बोरोइंग में, तो क्योंकि गवर्नमेंट का आरबीआई के थ्रू ही अपने बॉन्ड और प्रतिभूतियों को बिचवाती है बैंकों के माध्यम, जैसे सुकन्या धन योजना चला दी, अब उसको बैंकों में भेज दिया, लोगों को कह दिया कि आप बैंक में जाइए और इतना पैसा जमा करेंगे, 5 साल तक जमा करेंगे तो हम आपको इतने लाख देंगे, इतने। तो उस तरह से गवर्नमेंट को लोन मिलता है, प्रतिभूतियाँ और बॉन्ड आरबीआई अपने बैंकों के थ्रू बिचवाती है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट को प्राप्त होता है लोन, वो भी जोड़ देते हैं, तो ये मौद्रीकृत घाटा को टोटल बता देता है। यही इसमें है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है मौद्रिक घाटा में, मोनेटाइज डेफिसिट में। अब आगे देखते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है। ये सबसे ब्रॉड कंसेप्ट है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। इसको आज जरूर समझ लेना है कि फिजिकल डेफिसिट क्या है या राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा का नाम बार बार आता है और इसे हम एक बार समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको एक लाइन में दिखाएं तो गवर्नमेंट को कुल आय जो प्राप्त होती है और उसके ऊपर जो कुल व्यय वो करती है, उसका अंतर ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है, फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, यही बात तो बजटरी डेफिसिट में भी हम कह रहे थे। बजटरी डेफिसिट में भी हम कह रहे थे कि कुल आय और कुल व्यय का अंतर जो था, जिसमें हम राजस्व खाता का टोटल हम जोड़ लेते थे आय, और बजट खाता का प्राप्तियां जोड़ करके कुल आय बना लेते थे, और राजस्व खाता का व्यय और पूंजीगत खाता का व्यय जोड़ करके हम कुल व्यय बना लेते थे, और उसी को हम बजटरी डेफिसिट कह रहे थे। लेकिन बजटरी डेफिसिट को 1900
1985 से रिजेक्ट किया गया और 1985 से फिजिकल डेफिसिट लाया गया। एक सुखमय चक्रवर्ती रिपोर्ट जारी किए। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी बनी 1982 में, और सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने सुखमय चक्रवर्ती कमेटी बनाई गई, जिनको काम दिया गया कि आप मौद्रिक नीतियों का अध्ययन करें, मौद्रिक क्रियाकलापों का अध्ययन करें और उसमें कुछ सुझाव दें। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1985 में आरबीआई को सौंपा और उसमें उन्होंने अपनी सुझाव दिया। उसमें कहा कि बजटरी शेष या बजटरी घाटा के स्थान पे राजकोषीय घाटा का उपयोग किया जाए, और जो बैंक हैं उनको और लोन लेने के लिए सुविधा दिया जाए, बैंकों को और स्वतंत्र किया जाए। तो इस तरह के अनेक उन्होंने सिफारिशें दी। उनके रिपोर्ट के बाद ये राजकोषीय घाटा का हम उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि बजटरी घाटा हमें पूरी तरह से घाटा का सूचना नहीं देता है, क्योंकि बजटरी घाटा में सार्वजनिक ऋणों को शामिल नहीं किया जाता है। सार्वजनिक ऋणों का मतलब यह है कि बजटरी घाटा में पब्लिक डेब्ट को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता था कि पब्लिक डेब्ट का मतलब मार्केट बोरोइंग में आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण, जो पब्लिक से ऋण लिया जाता है, सुकन्या धन या जो उनका फंड जमा है प्राइवेट सेक्टर में, प्रोविडेंट फंड, अनेक तरह के लोगों के फंड, उनकी बचत जमाएँ होती है, लोग अपनी सेविंग्स जमा करते हैं बैंकों में, उसका उपयोग गवर्नमेंट करती है। या जो बाहर से ऋण लिया है उसको ऋण लेकर के और गवर्नमेंट उसको अपने घाटे को पूरा करती है। तो बजटरी घाटा में उसको नहीं जोड़ा जाता था, क्योंकि उसको ये माना जाता था कि वो मनी सप्लाई में, मुद्रा पूर्ति में कोई योगदान नहीं कर रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट से ही उठाया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो मुद्रा पूर्ति में नहीं किया जा रहा, योगदान कर रही है, इसलिए हम उसको घाटे में शामिल नहीं करेंगे। चक्रवर्ती कमेटी ने कहा कि इसको शामिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह घाटा को बताता है, क्योंकि आय वह होता है जिसको हमें वापस नहीं करना है। जैसे मेरी आय 50,000 रुपये है, तो वो हमें वापस नहीं करना है, लेकिन हम कहें कि हमने किसी से 20,000 रुपये उधार लिया है, तो हम कहें कि अब हमारी आय 70,000 है, ये तो सही नहीं है। हमारी आय तो 50,000 ही है, 20,000 तो हमने लोन लिया है, तो इसको हम घाटे में दिखाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि हम उसको घाटे में नहीं दिखाएंगे और वो उसको नहीं जोड़ेंगे। तो राजकोषीय घाटा तब से शुरू किया कि जब जो गवर्नमेंट मार्केट से लोन ले रही है उसको भी हम घाटा में जोड़ें, सीधी इसका मतलब यह है। तो बजटरी घाटा में सार्वजनिक ऋण को नहीं जोड़ा जाता था, राजकोषीय घाटा में ये कहा गया कि सार्वजनिक ऋण को जोड़ना है, वह घाटा का हिस्सा है। तभी हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट सच में कितना घाटा में है, और ये भी पता चलेगा कि वो अब अगला जो घाटा पूरा करना है, उसको अगला जो खर्चा करने जा रही है उसमें जो घाटा हो रहा है उसके लिए फिर अगला कितना अपना सार्वजनिक ऋण लेगी। तभी हमें असली सार्वजनिक ऋण लेने का पता चलेगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। हर साल लेते जाएगी, पता नहीं चलेगा कितना सार्वजनिक ऋण हो गया। तो हर साल हमें ये भी पता चलेगा कि कितना सार्वजनिक ऋण लेने जा रही है, कितना पब्लिक डेट और कितना मार्केट में उधार लेने जा रही है। तो इससे हमें गवर्नमेंट का असली घाटा कितना, गवर्नमेंट कितने घाटे में है, ये हमें पता चलेगा। तो इसी को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। समग्र आय या एग्रीगेट, समग्र आय और समग्र व्यय का अंतर। समग्र व्यय जितना ही ज़्यादा होगा, राजकोषीय घाटा उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसमें समग्र व्यय में वहाँ भी था बजटरी घाटा में, लेकिन यहाँ समग्र व्यय में हमने पब्लिक डेब्ट को भी ले लिया है, उसमें हमने नहीं लिया था। उसमें केवल आरबीआई से जो नगद निकासी, जो आरबीआई में पैसा रखा हुआ उसको लेकर के गवर्नमेंट खर्च करती थी, उसको हम बजटरी घाटा में केवल जोड़ते थे, और ट्रेजरी बिल को जोड़ते थे, तो उसको केवल बजटरी घाटा में रखा जाता था। तो इसलिए वो इससे भिन्न है। तो इसमें हम समग्र व्यय, समग्र आय से जितना ही अधिक होगा, फिजिकल डेफिसिट उतना ही ज़्यादा होगा। और समग्र व्यय में हम जोड़ देते हैं किसको, जो गवर्नमेंट लोन लेती है, कहीं से भी लोन ले रही है तो उसको हम यानी कि जो आय मिल रहा है उसको केवल आय को ही मानेंगे। यदि लोन लिए तो उसको आय में नहीं जोड़ेंगे, ये गलती होती थी कि आय में जोड़ा जाता था। तो समग्र व्यय, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, पहले इसको हम जान लेते हैं, फिर समग्र आय को जान लेंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या समग्र व्यय, समग्र व्यय क्या है, तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दिखाया गया है टीआरई, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही जो हम चार्ट में देखे थे, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो राजस्व व्यय था, जो सड़क बना रहे थे या सब्सिडी दे रहे थे या मुआवजा दे रहे थे वो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें सड़क बना रहे थे और प्रोजेक्ट बना रहे थे और अस्पताल और बड़े प्रोजेक्ट जो हाईवे बना रहे थे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल डेवलप करता है, मशीनें बनाना, तो ये, तो
ये शॉर्ट में यहाँ पे ये लिखा है। तो ये टोटल व्यय को दिखा दिया हमारे, ठीक है। अब एग्रीगेट रेवेन्यू क्या है? समग्र आय। समग्र आय क्या है? समग्र आय टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, चार्ट में जो दिखाया था, राजस्व प्राप्तियाँ जो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइन, फीस से प्राप्त हो रहे थे, वो टोटल रेवेन्यू। और टोटल कैपिटल, जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट में प्राप्त किया क्या क्या, तो डिसइन्वेस्टमेंट में प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट के हाथों में सरकार जब कंपनियां अपनी बेचती है तो उससे जो प्राप्त होता है, और ऋण उसको जो वापस मिलते हैं, और जो फिर वो ऋण लेती है। लेकिन यहाँ पे हमने TCY, वहाँ पे ध्यान दिया होगा, TCR दिखा रहे थे, रिसिप्ट, और Y मतलब आय, इनकम। Y से यहाँ मतलब है इनकम, और R मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट। प्राप्तियाँ और आय में अंतर होता है। प्राप्तियाँ कर्ज वगैरह जो भी लिए, जो भी आपने प्राप्त किया, ठीक है। तो प्राप्तियों में जैसे आपने लोन भी प्राप्त किया, और आपको इनकम मिला 50,000, और कहीं से उधार भी प्राप्त किया, तो प्राप्त किया, प्राप्तियाँ मतलब 50,000 इनकम और 20,000 आपने उधार लिया, तो 70,000 प्राप्तियाँ हो गई। लेकिन इनकम में अंतर है। इनकम क्या है? रेवेन्यू क्या है? केवल आय है, ठीक है, जिसको वापस नहीं करना है, लेकिन 20,000 तो वापस करना है। तो रिसिप्ट और इनकम में अंतर होता है। तो ये आय यहाँ पे वाई दिखाया, एक्सक्लूडेड पब्लिक बोरोइंग या मार्केट बोरोइंग या पब्लिक डेप्ट, इसमें से पब्लिक डेप्ट निकाल दिया गया है। ये समग्र आय को दिखाता है, ठीक है। ये आय हो गया और ये व्यय हो गया, AE व्यय और AR आय हो गया। इसको शॉर्ट में हम यहाँ लिख सकते हैं, AR को टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट और टोटल कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। अब टोटल कैपिटल रिसिप्ट TCR, TCY में पब्लिक डेप्ट जब जोड़ देंगे तब होगा AR, यानी कि एग्रीगेट रेवेन्यू TRR और TCR प्लस पब्लिक डेप्ट, PD मतलब पब्लिक डेप्ट। तो ये हम इसमें से जब घटा देंगे तो एग्रीगेट रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एग्रीगेट रेवेन्यू TRR, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, चार्ट वाला रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व प्राप्तियाँ, कुल राजस्व प्राप्तियाँ और कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ, और इसमें हम जोड़ देते हैं पब्लिक डेप्ट या सार्वजनिक कर्ज को, ठीक है। अब इसमें फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कैसे निकालेंगे, तो TRE यानी कि टोटल कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय को एक तरफ जोड़ दिया, ये कुल व्यय को दिखा दिया। इसमें घटा देंगे कुल राजस्व प्राप्ति और कुल पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि कुल प्राप्ति क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ यदि आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ बजटरी डेफिसिट को दिखाता है, ठीक है, बजटरी डेफिसिट को दिखाता है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, फिजिकल डेफिसिट में जोड़ दिया पब्लिक बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो भी जनता से पैसा लिए हैं या कर्ज के रूप में या जो भी जिस रूप में पैसा लिए हैं, वो सभी लाइबिलिटीज़ को जोड़ देंगे किसमें, पब्लिक फिजिकल डेफिसिट में। तो फिजिकल डेफिसिट बजटरी डेफिसिट से बड़ा कंसेप्ट हो गया, ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। अब TCR क्या है, तो TCY प्लस पब्लिक डेफिसिट एंड अदर लायबिलिटीज़, ये हम देखते ही आ रहे हैं। TCR मतलब कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ, कुल पूंजीगत पूंजीगत आय, और उसमें पब्लिक डेफिसिट जुड़ा होता है, पब्लिक डेप्ट जुड़ा होता है, वो होता है। बजटरी डेफिसिट क्या है, तो फिजिकल डेफिसिट में से यदि हम पब्लिक डेप्ट और अदर लायबिलिटीज़ घटा दें तो हमें बजटरी डेफिसिट मिल जाएगा। यानी कि ये बजटरी डेफिसिट को दिखाता है, ये सीधा सीधा बजटरी डेफिसिट को दिखाता है। तो बजटरी डेफिसिट और प्लस PD पब्लिक डेप्ट और अदर लायबिलिटीज को जोड़ दें तो हमें फिजिकल डेफिसिट मिल जाएगा। जैसे इसी को बजटरी डेफिसिट इक्वल टू FD मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस पब्लिक डेप्ट और अदर लायबिलिटीज, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, तो फिजिकल डेफिसिट में यदि हम फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालना, तो बजटरी डेफिसिट में जोड़ दें क्या, पब्लिक डेप्ट और एंड अदर लायबिलिटीज़, पब्लिक डेप्ट और अदर लायबिलिटीज़ जोड़ दें तो फिजिकल डेफिसिट मिल जाएगा। इसी बात को इस रूप में हम लिख सकते हैं, इसी बात को, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को। तो ये फिजिकल डेफिसिट 1985 से शुरू हो गया। चलो मैं 1985 से फिजिकल डेफिसिट का कंसेप्ट आ गया। फिजिकल डेफिसिट का कंसेप्ट कब से आया, तो 1985 से। 1985 क्यों आया, क्योंकि सुखमय कमेटी ने रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक डेप्ट को, यानी कि जो जनता से उधार लिया जा रहा है, उसको भी हमें घाटे के रूप में दिखाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि असली हमारा घाटा, असली जो
गवर्नमेंट का घाटा है वो कैसे कहाँ है। तो इसलिए जब भी घाटे की बात आती है तो यही कहा जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना है। किसी भी गवर्नमेंट की स्थिति को जानना है तो ये जाना जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, उसको पता किया जाए तो असली जो सरकार का स्थिति है वो हमें पता चलता है। तो राजकोषीय घाटा को कहा जाता है कि कम से कम किया जाए, कम रखा जाए तो उतना ही अच्छा है। तो ये भी बताता है कि कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सार्वजनिक ऋण की मात्रा क्या होगी, इससे ये भी पता चलेगा। क्योंकि जब हम पुराना वाला घाटे में दिखा देंगे तो नया घाटा कितना उत्पन्न होगा तो हमें पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट और कितना उधार लेने जा रही है। तो वो तभी पता चलेगा जब हम इसको राजकोषीय घाटा में दिखाएंगे। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है मूल या प्राथमिक घाटा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिसिट है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। प्राथमिक घाटा कई बार पूछता है कि क्या होता है प्राथमिक घाटा। छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से 1993-94 से इस कॉन्सेप्ट का प्रारंभ किया गया और इसमें यह देखा गया कि राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज दानदारियाँ निकाल दी जाएँ तो जो प्राप्त होगा वही मूल घाटा है, वही प्राइमरी घाटा है, मेन घाटा वही है। ब्याज देनदारियाँ, एक नया चीज़ आ गया। ब्याज देनदारियाँ मतलब जो गवर्नमेंट उधार ले रखी है पहले का, उसका ब्याज भी देते रहती है। विदेशों से लोन लिया है, फिर लोगों से लोन लिया है ना, लोगों को का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका ब्याज भी देना है। बैंकों से, आरबीआई से ले लिया, आरबीआई के पास पैसा रखा है बैंकों का, तो आरबीआई से गवर्नमेंट पैसा लेकर यूज़ कर रही है तो उसका ब्याज भी तो देना है। तो ये बहुत पुराने लोन चलते हैं, उनका ब्याज देते रहती है हर साल गवर्नमेंट। तो इससे पता नहीं चलता है कि असली उसका क्या, वर्तमान में क्या उसका घाटा चल रहा है। तो यदि उसके ब्याज देनदारियों को निकाल देंगे, जो पुराना ऋणों पे ब्याज दे रही है उसको भी हम फिजिकल डेफिसिट में दिखा रहे हैं, तो उन ब्याज देनदारियों को निकाल देंगे तो मुख्य रूप से हमें पता चल जाएगा कि क्या उसका प्राथमिक घाटा क्या है, यानी कि करंट में क्या घाटा चल रहा है। पुराने ब्याज को, पुराने ऋणों के ब्याज को हम निकाल दें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा में से इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़, ब्याज देनदारियों को घटा देंगे तो हमें पता चल जाता है कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सिंपल है। राजकोषीय घाटा आपको समझ में आ गया होगा तो ये पता चल जाएगा कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा में से जब हम ब्याज देनदारियों को घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा पता चल जाएगा और ये चालू वर्ष के राजकोषीय गतिविधियों के कारण हुए घाटे को बता देगा आसानी से। तो ये प्राथमिक घाटा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।